उसने तो मीडिया कॉन्क्लेव में ये भी कह दिया था कि श्री राम का तो वंश है, उनके पिता का नाम है दुर्गा माँ, कहाँ से आई, ये उनका कहा हुआ बात है। ऐसा इंसल्ट करना नारी के प्रति, तो वो मध्य प्रदेश की भी बेटी है, वो गोवा की भी बेटी है, वो त्रिपुरा की भी बेटी है, वो उत्तर प्रदेश की भी बेटी है। ये बात जो है, ये छोटी सोच वाले दिलीप घोष जी नहीं समझेंगे कि बीजेपी बैकफुट में है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये फार्मर प्रोटेस्ट जो किसान लोगों का मुद्दा चल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के जहाँ पे नेता हैं या कोई दूसरे नेता दूसरे पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाए तो फिर वो धुल जाते हैं। यही तो हो रहा है। तो आपको एक्शन यहाँ पे नाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सारी टीम जो है, जो अलायंस पार्टनर हम तो कहेंगे कि भाई उड़ीसा वालों ने या बीजू जनता दल ने या फिर अकाली दल ने अलायंस नहीं किया बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी का अलायंस ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ में, ये सबसे बड़े अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, और उसी का आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है बंगाल। सही कह रही हैं कि इंडिया अलायंस, जैसे अगर बंगाल में बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में सहमति नहीं हुई, लेकिन इंडिया अलायंस अभी भी है। देखिए, प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस दोनों होते हैं, तो भले ही सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति नहीं हुई बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी कहती हैं कि वो बंगाल इंडिया अलायंस का हिस्सा है और पोस्ट पोल अलायंस हो सकते हैं, इसमें कोई। नमस्कार, मैं हम पूनम आपके साथ। आप देख रहे सुपर न्यूज 24। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बात करें बंगाल की, तो चुनाव से पहले बंगाल की भूमि में हिंसा की राजनीति देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोलकाता हाईकोर्ट के जाने माने लॉयर तौसीफ अहमद खान। चलिए इनसे हम जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव जैसे सामने हैं और ऐसे में यहाँ पर हिंसक घटनाएं सामने आ रही है लगातार। टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। पहले तो आपका स्वागत है तौसीफ जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां जो भी चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव रहे चाहे विधानसभा चुनाव रहे, हमेशा मतलब चुनाव से पहले ही हिंसा की राजनीति देखने को मिलती है। क्या कहेंगे? नहीं, ये नैरेटिव है और इसमें कुछ हद तक तो सच्चाई भी है 2019 के इलेक्शन में, 2021 के इलेक्शन में, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा बोला जाता है मीडिया में, ये भी एक सच्चाई है। आप देखिए, हालांकि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा से किसी को फ़ायदा नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल थिंकर से आप पूछेंगे, जहां हिंसा हुआ वहां पे जो प्रशासन है उस पर सबसे पहले इल्ज़ाम लगता है। तो अगर तृणमूल की सरकार बंगाल में है और यहाँ पे अगर कहीं भी हिंसा होती है तो यहाँ पे इल्ज़ाम ममता बनर्जी पे लगेगी। तो प्रशासन कभी भी नहीं चाहेगा बंगाल में कि कोई हिंसा हो, लेकिन अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो कहीं पे कोई मस्तान है, तो हर जगह पे मस्तान है, हर स्टेट में देश के मस्तान है, उसको पार्टी से जोड़ करके पार्टी को बदनाम कर देना ये ठीक नहीं है। अच्छा तौसीफ जी, आपके ही बात पर आती हूँ मैं। जिस तरह से संदेश खाली मुद्दा, पता ही होगा आपको, जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे और काफ़ी समय से चल रहा था। शेख शाहजहां जो कि टीएमसी के नेता थे वे, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही इस बारे में लोगों को जानकारी थी, मगर उसके बावजूद, लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए, अगर पुलिस के पास कोई पीड़ित जाती है और पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है तो ये सरासर गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जैसा कि आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, तो पॉलिटिकल प्रेशर में अगर पुलिस कोई काम नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आप कोर्ट आइए, कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, सेक्शन 200 में, वहाँ से आपका केस लॉज हो जाएगा। अगर केस लॉज करने के बाद में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा, आप हाईकोर्ट आइए, हाईकोर्ट से फ़ौरन एक्शन होता है क्योंकि हाईकोर्ट रिपोर्ट मांगती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में विकल्प नहीं है और सब बिल्कुल भी लाचार है और रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाता। हाँ, कहीं पे कोताही अगर हुई है तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने स्पेशल वुमेन का टीम भेजा था, 10 लोग जिनको अगुवाई, जो लेडी टीम थी वो ऑल लेडी टीम थी, वो घर घर गई संदेश खाली में, वहीं पीड़िता से, फैमिली से, महिलाओं से उन्होंने मिला, बातचीत किया। ये भी कहा कि आपके चेहरा नहीं दिखाएंगे, आपका नाम नहीं दिखाएंगे, अगर आपको कोई गुप्त तरीके से अगर आपको कंप्लेन लॉन्च करना है आप उसको लॉन्च कीजिए।
तो जो एक एक्शन प्रशासन की तरफ से लेना चाहिए था वो एक्शन लिया गया। अब आप देखेंगे कि इसी घटना को मेन स्ट्रीम मीडिया में बीजेपी नैरेटिव द्वारा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, जो कि गलत लेकिन वहां के महिलाओं का क्या तौसीफ जी, जो कि वहां पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, दुष्कर्म किए जा रहे थे, क्या वहां पे शेख शाहजहां टीएमसी पार्टी के नेता थे इसी वजह से? क्योंकि वहां पे तो शिकायत लोगों महिलाओं का कहना था, खासकर की शिकायत उन्होंने कई बार की, मगर फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। खैर चलिए, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं टीएमसी के खिलाफ। मैं कहूँ पहले तो आप गार्डन रिच का मामला ले लीजिए, जहां पर दर्दनाक 11 लोगों की मौत हुई है और कई लोग, अनगिनत लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कोई भी इमारत एक दिन में तो खड़ी नहीं होती और बिना कानूनी कागजात के, बिना परमिशन के तो कोई भी बिल्डर ऐसे ही तो बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता। क्या कहेंगे? जो लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत अफसोस की बात है ये कि इतना कोताही बरता जाता है। बिल्डिंग बनाना कोई मजाक नहीं है, सीरियस काम है। और इसमें सही मटेरियल यूज़ करना, सही इंजीनियर से मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग से इंस्पेक्शन करके फाउंडेशन का काम सही तरीके से, कहीं ज़रूरत है अगर पाइलिंग करने की तो पाइलिंग होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हमारे कानून में ऑलरेडी है, कॉरपोरेशन के लॉज में, बाई लॉज में हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है। अब यहीं पे कोई अगर इलीगल तरीके से काम करता है तो इस पे सवाल उठता है कि भाई कॉरपोरेशन के ऑफिसर क्या कर रहे हैं, भाई लोकल पुलिस थाना क्या कर रही है। क्योंकि जो आम जनता है वो तो पैसा दे करके बिल्डर से अपना घर खरीदते हैं, ज़िंदगी भर का वो कमाई एक इकट्ठा करते हैं कि अब हम घर में रहेंगे, और उन्हें घर के नाम पे पैसा ले करके अगर इस तरीके का घर अगर मिलता है कि जिसका कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है, और ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन टूट गया, तो ये तो लोगों के साथ धोखा है। ये बहुत गलत है। इस पे प्रशासन को हर तरीके से उचित कदम उठाना चाहिए। जो लोग ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इस केस में जो लोग गिल्टी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात करूं हिंसा की राजनीति जो चल रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो कभी टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत की घटना सामने आती है, तो क्यों अभी से ये? क्योंकि हर एक राज्य में चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, मगर इस तरह की घटनाएं कभी भी सामने नहीं आती है। शुभेंदु अधिकारी राजभवन गए थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से शेख शाहजहां से भी बड़ा एक डॉन आ गया है शौकतो, जिन्होंने 30 लोगों को मारा है। और उसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी कहती है कि गुंडा राज चल रहा है बंगाल में क्योंकि टीएमसी का शासन है? नहीं तो शुभेंदु जी को अगर जब वो गवर्नर हाउस गए हैं तो बगल में ही हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर देते। वो तो बहुत सारे केसेस फाइल होते ही हैं। अगर उनको लग रहा है कि शौकत मुल्ला ने इतने लोगों की हत्या कर दी है या वो क्रिमिनल है, तो आपके पास में कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ये केवल एक राजनीतिक स्टेटमेंट दे देना, इससे तो कोई मसला हल नहीं होता। अगर आपके पास सच में लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, लोगों के लिए काम करना है, तो आप उचित कदम उठाइए। केवल एक इलेक्शन के टाइम पे एक बयान दे देना ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई तत्व है तो कोर्ट के सामने रखें, कोर्ट में हाई कोर्ट उसकी संज्ञान लेगा। भाई पिछले 2 साल से तो हाई कोर्ट में तृणमूल सरकार के खिलाफ कई सारे जजमेंट्स आए, आपने देखा ही है। अभिजीत गंगुली जो इतने 2 साल से चैंपियन बने हुए थे, आज वो जीरो बन गए जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आपका कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आप आइए और कोर्ट में जो भी है उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी भी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, राशन वितरण मामले को लेकर, नौकरी को लेकर लगातार टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं और कई सारे बंगाल के मंत्री जेल जा चुके हैं। इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? नहीं, इसमें डिफेंड करने का कुछ नहीं है। ये तो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का पॉलिसी है। ममता बनर्जी ने खुलेआम इस बात को कहा है मीटिंग में हर वक्त, और इस बात की गवाही है कि जब मंत्री के खिलाफ ममता बनर्जी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, भाई सिटिंग मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ अगर मटेरियल्स पाए गए, करप्शन के मामले लगे, तो उन्होंने उनको रिज़ाइन करवाया, पार्टी से हटा दिया।
और कह दिया कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन फेस करिए, अगर आप क्लीन होकर के आएंगे तो फिर आपको बारे में सोचा जाएगा। तो ये तो पार्टी का एक्शन है। अब यही सवाल हम उठाते हैं बीजेपी से। बीजेपी में आप देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल, वैसे तो नाम कई सारे हैं, मैं बंगाल की अगर बात करूं तो खुद शुभेंदु अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस हैं लगे हुए। लेकिन आप देखें हिमंता बिस्वा शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे, बीजेपी ने पूरा किताब छापा था कि ये कितने करप्ट हैं, कितना उन्होंने घोटाला किया है, कितना स्कैम किया, और उनको वो बीजेपी में शामिल करवा करके असम का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। उधर आप देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या, अजीत पवार को ले लिया, अजीत पवार के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे, खुद प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि इनको जेल में होना चाहिए, उनको जो है अपने साथ में अलायंस कर लेते हैं। तो ये दोहरी राजनीति बीजेपी के तरफ से आप देखिए कोई एक्शन नहीं होता है। वो करप्ट नेताओं, भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती बीजेपी। लेकिन अगर ममता बनर्जी की बात करें तो आपके पास में एग्जाम्पल मौजूद है, पार्थो चैटर्जी मौजूद है, और भी मंत्री का नाम मौजूद है जो लोग जेल गए हैं, जिनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया, उनके खिलाफ एलिगेशन लगा तो उन्होंने पार्टी से उन्हें निकाल दिया। और अभी अभी जो है दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी जो है हर राज्य की बेटी है, जिस भी राज्य में वो जाती हैं वो बेटी बन जाती है, चाहे वो एमपी हो चाहे यूपी हो, जिस पर टीएमसी ने कई संगीन आरोप लगाए बीजेपी पर, दिलीप घोष के ऊपर कई कटाक्ष किए, क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी जो है वो देश की बेटी है। वो अगर बंगाल की भी बेटी है तो वो मध्य प्रदेश की भी बेटी है, वो गोवा की भी बेटी है, वो त्रिपुरा की भी बेटी है, वो उत्तर प्रदेश की भी बेटी है। ये बात जो है ये छोटी सोच वाले दिलीप घोष जी नहीं समझेंगे। दिलीप घोष ने तो मीडिया कॉन्क्लेव में ये भी कह दिया था कि श्री राम का तो वंश है, उनके पिता का नाम है दुर्गा माँ, कहाँ से आई, ये उनका कहा हुआ बात है। ऐसा इंसल्ट करना नारी के प्रति बीजेपी में कोई जो है उतना रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है। ये आरएसएस वाले तो है ही, आप देखेंगे 90% आरएसएस वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया है या जिन्होंने कभी शादी ही नहीं किया है। वो सब सारे अंकल लोग मिल करके बैठ करके औरतों के खिलाफ बुरा भला सोच रखते हैं। ये ऐसे ही आरएसएस के लोग हैं। खुद प्रधानमंत्री ने क्या किया, अपनी पत्नी को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। एफिडेविट में पहले नाम कुछ और नहीं था, फिर बाद में नाम ऐड किया गया। ये तो कंट्रोवर्सी बीजेपी और आरएसएस के साथ में पुराना कंट्रोवर्सी है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। बीजेपी को चाहिए कि दिलीप घोष जी को फौरन सस्पेंड करें। बीजेपी आप कह रहे हैं, मगर उन्हीं मोदी सरकार पे लोग दाव लगा रहे हैं, और सर्वे के अनुसार भी ऐसा पता चला है कि मोदी सरकार को लोग इस बार जो है सत्ता पे देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे, क्या इस बार जो है बीजेपी मात दे पाएगी लोकसभा चुनाव में टीएमसी सरकार को? क्योंकि जिस तरह से टीएमसी, वैसे तो पार्टियां कई सारी है बंगाल में, मगर टीएमसी वर्सेस बीजेपी में जो संघर्ष है, जो घमासान है, वो तो चरम पर ही है। क्या कहेंगे? बंगाल में तो तृणमूल वर्सेस बीजेपी ही है, और देश भर में ऐसा नहीं है कि मोदी मैजिक चल रहा हो। क्योंकि आप देखिए उन्होंने अलायंस का बात किया उड़ीसा से, वो अलायंस हो नहीं पाया। उन्होंने अलायंस की बात की पंजाब में, वो भी अलायंस वहाँ पे उन अकाली दल के साथ में हो नहीं पाया, क्योंकि बीजेपी बैकफुट में है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये फार्मर प्रोटेस्ट, जो किसान लोगों का मुद्दा चल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग तौसीफ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मगर इंडी का भी तो गठबंधन विफल नहीं रहा, जिसको लेकर विपक्ष जो है बीजेपी को घेर रही थी, एकजुट होने की बात कर रही थी, मगर टाटा फिश नतीजे तो यही बता रहे हैं। सही है, आप सही कह रही हैं कि इंडिया अलायंस, जैसे अगर बंगाल में बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में सहमति नहीं हुई, लेकिन इंडिया अलायंस अभी भी है। देखिए प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस दोनों होते हैं। तो भले ही सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति नहीं हुई बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी कहती हैं कि वो बंगाल इंडिया अलायंस का हिस्सा है और पोस्ट पोल अलायंस हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जी। तो जो भी आप बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इंडिविजुअली तौर पे क्या चाहते हैं कि बंगाल में किसकी सरकार हो, क्या बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि युवा जो है सड़कों पर हैं,
नौकरी की नियुक्ति को लेकर वे विरोध कर रहे लंबे समय से, कभी डीए को लेकर, मतलब कह सकते हैं कि युवा जिन्हें कि एक हमारे देश का भविष्य है, वो सड़कों की खाक छान रहे बंगाल में, जो कि एक स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि कही जाती थी जिस बंगाल को। तो बंगाल के तो ये हालात ऐसे हैं, क्या कहेंगे? सही बात है, बंगाल से काफ़ी लोग जॉब के लिए बंगाल छोड़कर बाहर गए हैं। देश में और देश के बाहर भी मुल्कों में वो रहते हैं अब जॉब के लिए। और ये सिर्फ केवल बंगाल का मामला नहीं है, पूरे देश में आप देखेंगे कि 80% जॉब सीकर्स जो है वो विदाउट जॉब हैं। तो ये देश का मुद्दा है और इसी मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन इसी मुद्दे से चुनाव तभी होगा जब बीजेपी को आप हटाएंगे, क्योंकि जब तक बीजेपी रहेगी वो हिंदू मुस्लिम कराएगी, वो लिंचिंग कराएगी, वो मस्जिद मंदिर कराएगी। शिक्षा भर्ती घोटाला, नौकरी की नियुक्ति को लेके जो मांग कर रहे हो, तो बंगाल के जो युवा ही कर रहे हैं, और जितने भी घोटाले हुए शिक्षा को लेके, तो बंगाल के ही मंत्री हैं और टीएमसी के मंत्री हैं ज्यादातर जो जेल जा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? वो तो क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी तो सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट में एक्शन में है। अगर यही ईडी सीबीआई रेड करना स्टार्ट कर दे बीजेपी गवर्नमेंट में, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया आसाम में, भाई उनके खिलाफ तो पूरा का पूरा मटेरियल मौजूद है। मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हुआ है, कौन सा स्टेट में स्कैम नहीं हुआ? कर्नाटक में बीजेपी का स्कैम हुआ है क्या? तो बीजेपी के जहाँ पे नेता हैं या कोई दूसरे पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ जाए तो फिर वो धुल जाते हैं। यही तो हो रहा है। तो आपको एक्शन यहाँ पे नाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सारी टीम जो है, जो अलायंस पार्टनर हम तो कहेंगे कि भाई उड़ीसा वालों ने या बीजू जनता दल ने या फिर अकाली दल ने अलायंस नहीं किया बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी का अलायंस ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ में है। ये सबसे बड़े अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, और उसी का आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है बंगाल में। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा वही है जो देश के युवा का मुद्दा है कि हमारा जीडीपी सुधरना चाहिए, देश पे जो कर्ज है वो कर्ज उतरना चाहिए, हमारा जो रुपये का जो दर है जो गिरता चला जा रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर, वो ठीक होना चाहिए। महंगाई जो इस तरीके से बढ़ गई, जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त कहा था कि हम पेट्रोल का दाम घटा देंगे, वो घटाने से वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये असली मुद्दा है। और हमें रोज़गार चाहिए। हमें आप जो है एजुकेशन पे टैक्स लगा देते हैं और शराब पे टैक्स नहीं, कम टैक्स लगाते हैं। ये सारे मुद्दा जो है ये रियल इश्यूज है जो लोगों को अफेक्ट करते हैं, जिससे देश का उन्नति होगा। अभी जो भी फैसला लिया जाता है उससे सिर्फ केवल और केवल बीजेपी का उन्नति होता है। आप बोलिए 2014 में सबसे ज़्यादा रिच पार्टी बीजेपी नहीं थी, आज रिच पार्टी दुनिया में है बीजेपी। तो उन्नति किसका हुआ? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ। भाई देश के लोगों के पास में तो पैसा नहीं आया, सारा पैसा बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाता है। चलिए तौसीफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तौसीफ जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। खैर 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि इस बार जनता ने किसको सत्ता पर काबिज किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए नजर बनाए रखिए सुपर न्यूज़ 24 पर।